Welcome back students, welcome back to my channel. In today video we are going to start chapter 3 sequences और इसके बाद की जितनी भी वीडियो होंगी मैं इसी प्लेलिस्ट में डालता रहूँगा। तो बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये वाली वीडियो नहीं मिल रही है, ये वाली वीडियो नहीं मिल रही है। तो आप देखेंगे तो मैं हमेशा एक पर्टिकुलर टॉपिक की प्लेलिस्ट बनाता हूँ और उस प्लेलिस्ट में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके सीक्वेंस में ही वो वीडियो अपलोड करता हूँ। तो उसको आप नंबरिंग के अकॉर्डिंग देखें, उसी ऑर्डर में अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको जो कनेक्टिविटी है थ्योरम्स की और डेफिनेशंस की वो सही तरीके से मिलेगी, आप उसमें देख पाएंगे। ओके, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं चैप्टर 3 स्टार्ट विद डेफिनेशन। एक वन मोर रिक्वेस्ट, तो अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइए सो दैट कि जब फ्यूचर नई वीडियो आए तो आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल पाए। ओके, सो व्हाट इज सीक्वेंस? एक्चुअली इट इज ए स्कूल लेवल वर्ड, सीक्वेंस। व्हाट इज ए सीक्वेंस? सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज ए फंक्शन फ्रॉम n to r। आप sequence is nothing special, sequence is also a function and it is a function from n to r। देखिए n to r की जो नोटेशन होती है वो इस तरीके से लिखी जाती है। यहाँ पे r क्यों लिखा है? बिकॉज वी आर सेइंग रियल नंबर्स की सीक्वेंस है, रियल सीक्वेंस पढ़ रहे हैं। तो आप इसमें जब इनपुट डालेंगे तो 1 2 3 इसी टाइप से डालेंगे। आप इसको यहाँ पर fx को x+1 लिख लो या fn लिख के n+1 लिख लो, डजंट मैटर। तो यूजुअली जो आज तक आपने सीक्वेंस की नोटेशन देखी है वो ऐसी देखी है, an, सम बुक्स राइट tn, बट मैक्सिमम केसेस में an लिखते हैं। तो आपको सीक्वेंस कैसा लिखा हुआ दिखाई देता है? an इज इक्वल टू n+1। तो इट इज नथिंग स्पेशल, इट इज ऑल्सो ए फंक्शन। सो अगर कोई आपसे कभी पूछता है व्हाट इज सीक्वेंस, तो सिंपल सा डेफिनेशन है, सीक्वेंस इज ए फंक्शन हुज डोमेन इज ए नेचुरल नंबर। मतलब किसी भी फंक्शन की अगर डोमेन नेचुरल नंबर ले ले तो उस फंक्शन को सीक्वेंस भी कह सकते हैं। सीक्वेंस की डेफिनेशन यही है। ओके, तो इसमें अगर हम सीक्वेंस के एग्जांपल लें तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक आपको बताया, इसी तरीके से आप एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे an इज इक्वल टू n, an इज इक्वल टू n स्क्वायर, an इज इक्वल टू साइन n। ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। an इज इक्वल टू 1/n। तो ये तो कुछ हो गए जो सिंगल एक्सप्रेशन में डिफाइंड है। आप इसको रिकर्सिवली डिफाइंड फंक्शन भी ले सकते हैं। रिकर्सिव डिफाइंड मींस कि आपने एक एग्जांपल लिया जिसमें फर्स्ट टर्म ये है एंड रेस्ट ऑफ द टर्म इज डिफाइंड एज 2 times an-1 plus 1 एंड हेयर n बिगिन फ्रॉम 2 बिकॉज a1 ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है, तो आपको सेकेंड टर्म्स ऑनवर्ड चाहिए। तो इस टाइप से भी सीक्वेंस डिफाइन कर सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? रिकर्सिवली डिफाइंड सीक्वेंस, है ना। रिकर्सिवली का मतलब क्या है कि एक टर्म इनिशियल अगर पता है तो नेक्स्ट टर्म वो खुद से जनरेट कर लेगा। ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अच्छा, इस थ्रू आउट द चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? हम सीक्वेंस के बारे में एक ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहेंगे कि इफ n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वेयर an अप्रोच। थ्रू आउट द जैसे अलग अलग एक्सरसाइज में आपकी कुछ डेफिनेशंस, थ्योरम्स इंट्रोड्यूस होती जाएंगी, बट जो मेन मोटिव रहेगा वो यही रहेगा कि इफ यू हैव ए सीक्वेंस देन a1 a2 a3 एंड सो ऑन, तो ये कहां अप्रोच कर रही है? दिस नंबर यू हैव टू फाइंड। जब n इंफिनिटी पे अप्रोच कर जाएगा तो वो सीक्वेंस कहां जा रही है, मेन मोटिव आपका यही पता लगाना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये सीक्वेंस ले लूं तो ये कहां जा रही है? 1 2 3 एंड सो ऑन, और बहुत आसानी से आप जज कर सकते हो दिस इज अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। बट इफ आई चूज अनदर एग्जांपल 1/n, तो आप इसको देखो 1 1/2 1/3 1/4 1/5 एंड सो ऑन। तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट तो है ही है और फर्स्ट वीडियो है, चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो थोड़ा एनालाइज करने में दिक्कत हो सकती है। बट 3-4 वीडियो के बाद आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप समझने लगेंगे बात को। तो स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम दीजिएगा, बस यही रिक्वेस्ट है। अब ये देखिए ये कहाँ अप्रोच कर रहा है, आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। स्लोली इट इज मूविंग टूवर्ड 0, धीरे धीरे करके ये 0 की तरफ बढ़ रहा है। तो
थ्रू आउट द चैप्टर सीक्वेंस का जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें हम यही सीखेंगे कि अगर आपके पास एक सीक्वेंस है तो अगर n को इन्फिनिटी डाल दें तो वो कहां पे अप्रोच कर रहा है, ठीक है। इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस या लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, सीक्वेंस का लिमिट निकालना। जैसे आपने स्कूल में फंक्शंस की लिमिट पढ़ी है कि भाई फंक्शन है x+1, x टेंड्स टू 1 डालेंगे तो कितना आएगा। सिमिलरली सीक्वेंस में फिक्स है कि इन्फिनिटी ही डालना है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे लिमिट निकालनी है, बट उसको डायरेक्ट नहीं करना, उसकी एक डेफिनेशन है। वो क्या डेफिनेशन है ये देखिए, इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? ए सीक्वेंस xn ऑफ रियल नंबर्स इज सेड टू बी कन्वर्ज टू ए नंबर x, x इज ए रियल नंबर। हम बोलते हैं एक सीक्वेंस कन्वर्ज टू x है, कब? अच्छा, जो ये सेंटेंस लिखा है ए सीक्वेंस कन्वर्जेस टू x, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, ये इसका मतलब लिमिट ऑफ xn n टेंड्स टू इन्फिनिटी इज x। इस लिमिट वर्ड को हम ऐसे बोलते हैं सीक्वेंस xn कन्वर्जेस टू x। ओके, ये आपकी डेफिनेशन की लैंग्वेज रहेगी आपके सिलेबस में। नाउ अब इसकी जो एनालिटिक डेफिनेशन है वो क्या है? हम कब कहेंगे कि xn की लिमिट x है? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको समझना भी है और याद भी करना है। इफ फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन मींस एक पॉजिटिव नंबर, जो कि हम फिलहाल एप्सिलॉन ही मानते हैं। सो इफ फॉर ईच पॉजिटिव नंबर देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर k, और जो k एप्सिलॉन लिखा है, k एप्सिलॉन का मीनिंग होता है योर नेचुरल नंबर डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन, है ना। मतलब जो नेचुरल नंबर है इट इज डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन, वो एप्सिलॉन की टर्म्स में हो सकता है। इट इज ए फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन, इट इज एप्सिलॉन स्क्वायर, इट इज एप्सिलॉन बाय 2, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो सकता है। सो योर k इज ए फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन सच दैट mod of xn minus x less than epsilon for all n greater than equal to k। आप इसको सिंपली k भी लिख सकते हैं, k एप्सिलॉन कोई कंपल्शन नहीं है, लिखना अच्छी बात है बट मैंडेटरी नहीं है, यू कैन इग्नोर इट इफ यू वांट। ओके, सो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। हम कब कहते हैं कि xn की लिमिट x है? इफ फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर k सच दैट mod xn minus x less than epsilon for all n greater than equal to k। अभी शुरुआत है, थोड़ी दिक्कत होगी इसको समझने में, लेकिन मेरी फर्स्ट सजेशन है कि आप एटलीस्ट ये लैंग्वेज याद कर लें, ये लास्ट की 2 लाइन याद कर लें। फिर जब हम क्वेश्चन करेंगे, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो उसको थोड़ा समझाता हुआ चलूंगा कि ये डेफिनेशन वहां कैसे काम कर रही है। ओके, अच्छा, यहां से कुछ की पॉइंट्स लैंग्वेज के क्या क्या निकल के आते हैं। इन अबव डेफिनेशन इफ xn कन्वर्जेस टू x देन वी राइट दिस। अगर ये डेफिनेशन फुलफिल होती है, जिसको हम कहते हैं xn कन्वर्जेस टू x, तो उसका मतलब होता है ये, जो कि मैंने ऊपर पहले ही बता दिया। सेकंड पॉइंट, इफ ए सीक्वेंस हैज ए लिमिट बोल दो या कन्वर्जेंस बोल दो, एक ही बात है। अगर एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम क्या बोलते हैं कि वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। ओके, एंड इफ इट हैज नो लिमिट वी से इट इज डाइवर्जेंट। और अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट ना निकल पाए या नहीं निकल सकती, देन वी से सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। एंड द थर्ड पॉइंट इज, आप इस कन्वर्जेंट वर्ड को 3 तरीकों से लिख सकते हैं, 2 तो ऊपर एक्सप्लेन हो चुके हैं। लिमिट लिख दो, xn कन्वर्जेस टू x लिख दो, या xn टेंड्स टू x लिख दो। ओके, अच्छा, एक और चीज है, जैसे यहां आप देखेंगे और इसमें देखेंगे, ये n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखा है, इसमें यहां पे नहीं लिखा मैंने n टेंड्स टू इन्फिनिटी, बिकॉज हम सीक्वेंस का टॉपिक पढ़ रहे हैं और सीक्वेंस में ये फिक्स है कि जो लिमिट निकलेगी वो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ही निकलेगी, देयर इज नो अदर ऑप्शंस। तो बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो ये लिमिट नहीं लिखती, तो जो हमारी रिकमेंडेड बुक है आरजी बाटल, वो भी ये सिंबल यूज नहीं करती। तो आप चाहें तो इस n टेंड्स टू इन्फिनिटी को लिख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, ऑप्शनल है बिल्कुल। ओके, तो ये इस डेफिनेशन की ये लैंग्वेज आपके पास हो गई। ओके, अब हम एक एग्जांपल से थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये काम कैसे करता है, ये कहना क्या चाह रहा है। एक सीक्वेंस आपने ले ली 1/n। अच्छा, कोई ये ना समझे कि यहाँ xn लिखा है वहां an लिखा है, वो तो एक नोटेशन है, कुछ भी लिख दें, नीचे सबस्क्रिप्ट में n से रिलेटेड टर्म होनी चाहिए। तो अब ये है आपके पास,
अब पहले इसको आप सोचेंगे माइंड में कि भाई कहाँ अप्रोच कर रहा है ये, तो अभी मैंने पहले भी दिया था एग्जांपल, तो वेयर दिस इज अप्रोचिंग, दिस अप्रोच इज टू 0। लेकिन आपको इस डेफिनेशन से चेक करना है। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि आपको कुछ ऐसे प्रूफ करना है, an माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k, वेयर एप्सिलॉन कोई भी नंबर हो सकता है एंड यू हैव टू सर्च k। ठीक है, तो ये प्रोसेस है इस डेफिनेशन का। फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर k सैटिस्फाइंग दिस। हर पॉजिटिव नंबर के लिए आपको k मिलना चाहिए। तो ये क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनो, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, 0 हटा देता हूं फिलहाल। ठीक है, तो ये इसमें ऐसा लिखा है कि भाई अगर हम कोई भी पॉजिटिव नंबर पिक कर लें, फॉर एग्जाम्पल एप्सिलॉन की वैल्यू 1/10 ले ली, तो हमें एक ऐसा नेचुरल नंबर मिल जाएगा सच दैट n ग्रेटर देन इक्वल टू k, कि अगर उस नेचुरल नंबर से बड़ा n चूज करेंगे तो सीक्वेंस की टर्म्स लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी, या फिर सीक्वेंस की टर्म माइनस लिमिट लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी। या फिर दूसरी बात कि जो an को अप्रोच करना है 0 पे, तो इसमें जो बीच की टर्म्स आ रही हैं, एक ऐसा k नंबर आएगा, जैसे ये a1 है, ये a2 है, ये ak है, तो एक ऐसी kth स्टेज आएगी जिसके बाद कोई भी टर्म आप लो यहां पर, तो उसका 0 के साथ डिफरेंस जो है, इसका 0 के साथ डिफरेंस, इसका 0 के साथ डिफरेंस, वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, है ना। इसको आप एरर की लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं कि भाई ये आपका सीक्वेंस है, यहां आपको अप्रोच करना है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। एप्सिलॉन को आप एरर बोल दो। अगर मैं थोड़ा सा एरर के कंसेप्ट में जाऊं या फिजिक्स की लैंग्वेज में जाऊं, तो कि भाई ये चीज अप्रोच कर रही है इस पे, तो अप्रोच सच में कर रही है या नहीं कर रही है कैसे पता चलेगा, पर अप्रोच हमें चेक कहां करना होता है, n टेंस टू इन्फिनिटी पे आगे बढ़ते बढ़ते। तो हम कह रहे हैं कि भाई ये अप्रोच तभी करेगा कि ये बहुत छोटा हो जाए, तो वही डेफिनेशन कहती है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन, मतलब कितना भी छोटा एप्सिलॉन ले लो, आपको एक ऐसा नेचुरल नंबर मिल जाए सच दैट कि इफ यू चूज टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस बियॉन्ड kth टर्म, देन डिफरेंस ऑफ द सीक्वेंस एंड लिमिट अप्रोचेस टू 0, मतलब लेस देन एप्सिलॉन। तो हमेशा एरर छोटी होती जाएगी। एरर अगर ये डिफरेंस छोटा होता जाए तो इसका मतलब ये दोनों आपस में अप्रोच करेंगे एक दूसरे पे, तो ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये नंबर 0 पे अप्रोच करेगा। तो इसका जो बेसिक है वो इस तरीके से काम करता है। बाकी क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ा सा डेप्थ आपका बढ़ेगा। ठीक है, अभी तक के लिए जो कहा ये सुनिए, और फर्स्ट जो अभी तक मैंने रिकमेंड किया था कि आपको ये लैंग्वेज अच्छी तरह याद होनी चाहिए क्वेश्चन करने में, तभी समझ आएगा, हेल्प भी मिलेगी आपको। ओके, हमारा नेक्स्ट रिजल्ट है यूनिकनेस ऑफ द लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। सो मेरी एक सजेशन है कि अगर कोई सीक्वेंस वाला टॉपिक फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, अगर कोई स्टूडेंट है जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, तो आप ये जो 2 थ्योरम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो मैं कंटिन्यूशन की वजह से इसको ऐसा ले रहा हूँ क्योंकि वो कंटेंट में ऐसा है। बट मेरी सजेशन है कि आप डेफिनेशन के बाद इन थ्योरम से पहले कुछ एग्जांपल्स पढ़ें, जो इन थ्योरम्स के बाद एग्जांपल्स दे रखे हैं, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, और उस एग्जांपल्स के बाद ये थ्योरम दोबारा पढ़ें। लेकिन अगर किसी को सीक्वेंस पहले से बेसिक कुछ आता है तो वो आप कैसे भी पढ़ सकते हैं, बट जो मैंने अभी सजेशन दी सिर्फ उनके लिए जो फर्स्ट टाइम सीक्वेंस पढ़ रहे हैं। तो एकदम से डेफिनेशन के बाद थ्योरम्स पे आ जाएंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। तो आई सजेस्ट कि पहले आप वो एग्जांपल्स पढ़ें कुछ, उस एग्जांपल्स के बाद दोबारा इन थ्योरम्स को पढ़ें, बिकॉज इन थ्योरम्स का डायरेक्टली उन एग्जांपल्स में कोई लिंक नहीं है, दे आर डायरेक्टली कैन बी डन बाय डेफिनेशन। ओके, तो आपको क्या शो करना है इसमें, एट मोस्ट वन लिमिट। एट मोस्ट वन लिमिट का मीनिंग क्या होता है, या तो लिमिट है ही नहीं, और अगर है तो एक है। ओके, so let xn be any sequence in real numbers, क्योंकि हम रियल नंबर वाली एनालिसिस पढ़ रहे हैं। so let xn be any sequence, तो हमें शो करना है एट मोस्ट वन लिमिट, तो लिमिट एक से ज़्यादा नहीं हो सकती, ये शो करना है। तो अब इसको शो करने के 2 तरीके हैं, या तो हम ये शो करें 2 केस बना के कि या तो लिमिट है ही नहीं या फिर एक है, या फिर डायरेक्टली हम शो कर सकते हैं कि एक से ज़्यादा लिमिट नहीं है ना। सो let if possible limit of xn
n टेंस टू इन्फिनिटी एल भी है और एल डैश भी है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि दो दो इसकी लिमिट है, एल और L1 मान लेते हैं, या L1 L2 ले लो, ये बेटर है। करेक्ट। तो हमें क्लेम करना है कि ये दोनों इक्वल है। क्लेम L1 इक्वल टू L2। सो हाउ टू शो दे आर इक्वल? तो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अब इसकी डेफिनेशन लिखो। सिंस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn इज इक्वल टू L1, therefore corresponding to epsilon by 2 greater than 0 there exist m1 belong to natural number such that, क्या होगी कंडीशन? xn माइनस L1 लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू m1। यहाँ पर देखो एक और बात खास है, हमारे पास जो सीक्वेंस की डेफिनेशन है उसमें या तो हमें ये शो करना होता है कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। अगर शो करना है कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो हर एप्सिलॉन के लिए m ढूंढना पड़ता है, लेकिन अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट ऑलरेडी गिवन दी हुई है तो इसका मीनिंग क्या है कि आप कुछ भी एप्सिलॉन चूज कर लें आपको m मिल जाएगा। अगर लिमिट ऑलरेडी है तो इसका मतलब क्या है कि व्हाटएवर भी एप्सिलॉन m जरूर मिलेगा जो ये डेफिनेशन सैटिस्फाई करेगा। ठीक है। सिमिलरली हम कहते हैं सिंस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn इज इक्वल टू L2, देयरफॉर corresponding to epsilon by 2 greater than 0 there exist m2 belong to natural number such that mod of xn minus L2 less than epsilon by 2 for all n greater than equal to m2. Okay. Now take m is equal to maximum of m1 comma m2। अब ये स्टेप बहुत बार आपको यूज होगा, ये फर्स्ट टाइम इस सीक्वेंस में पहली थ्योरम पढ़ रहे हैं तो इसलिए फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं कि अगर आपके पास कभी एक से ज़्यादा इस टाइप के एक्सप्रेशंस हैं और वो अलग अलग नेचुरल नंबर के लिए हैं तो हम हमेशा ये चूज करेंगे मैक्सिमम। अब क्वेश्चन ये उठता है मैक्सिमम चूज क्यों करेंगे और इससे फ़ायदा क्या होगा? उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि ये वैल्यू 5 है, m1, ये जो m1 का नेचुरल नंबर है 5 है, तो हमने क्या लिखा हुआ है, ये xn माइनस एल एप्सिलॉन बाई 2 से स्मॉलर कब होगा? जब n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगी। सपोज ये 9 है या 10 है जो भी है, तो ये वाली स्टेटमेंट कब वैलिड होगी? जब n की वैल्यू 9 या उससे बड़ी होगी। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ये कब ट्रू होगी? व्हेन n इज इक्वल टू 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। और वो ये वाली कब ट्रू होगी? व्हेन n इज इक्वल टू 9, 10, 11, 12। तो अब यहां से ऑब्जर्व करो कि जो 9 और 9 से बड़े नंबर हैं उनके लिए दोनों इक्वेशन ट्रू है। तो अगर हम मैक्सिमम चूज कर लेंगे तो हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? हम ये कह पाएंगे xn माइनस L1 एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा है और xn माइनस L2 ये भी एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। मतलब एक m के लिए दोनों एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएंगे। नाउ कंसीडर 0 लेस देन इक्वल टू L1 माइनस L2 होता है। अब L1 माइनस L2 है आपके पास, तो L1 माइनस L2 यू कैन राइट दिस एज xn माइनस L2 प्लस xn माइनस L1 माइनस, ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम देखें तो xn कट रहा है, L1 माइनस L2 बचेगा। अब इसमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाओ, xn माइनस L2 प्लस xn माइनस L1। अब इनकी वैल्यू क्या है? लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, एप्सिलॉन बाई 2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन। तो हम क्या देख पा रहे हैं? 0 लेस देन इक्वल टू L1 माइनस L2 लेस देन एप्सिलॉन। तो सिंस एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इज आर्बिट्रेरी, देयरफॉर, तो अगर आपके पास ऐसी स्टेटमेंट लिखी है तो जो मिडिल नंबर होता है वो 0 होता है
और अगर मॉडुलस में ये 0 है तो L1 माइनस L2 0 और L1 इक्वल टू L2। और अगर ये आपको कमेंट देखना है तो आप कहाँ देख सकते हैं 2.1.9 बाटल वाली बुक में जो सेकंड चैप्टर है उसमें ये थ्योरम अवेलेबल है कि अगर आपके पास एक नंबर है जो 0 और एप्सिलॉन के बीच में है, जिसमें एप्सिलॉन आर्बिट्री ग्रेटर देन 0 ऐसे लिया हुआ है जनरल, तो इसका मतलब है मिडिल नंबर 0 है। तो L1 इक्वल टू L2 हो गया। सो दिस इंप्लाइज Xn कैन हैव एट मोस्ट वन लिमिट। ओके, सो एक से ज्यादा लिमिट नहीं हो सकती। करेक्ट। अच्छा, जैसे अब यहाँ पर इन द बिगिनिंग ये कंफ्यूजन होगी बहुत सारे स्टूडेंट्स को, भाई एप्सिलॉन बाई 2 क्यों लिया, एप्सिलॉन बाई 3 क्यों ले रहे हैं, एप्सिलॉन बाई 4 क्यों ले रहे हैं। तो क्योंकि मुझे आइडिया था कि मुझे ये दो टर्म्स यहाँ पे मिलने वाली हैं और मेरा मोटिव होता है कि मैं यहाँ पर एक सिंगल एप्सिलॉन लेके आता, ठीक है, तो इसलिए मैंने एप्सिलॉन बाई 2 लिखा। अगर किसी थ्योरम में यहाँ 3 टर्म्स आ रही होती या लास्ट में जाके 3 टर्म्स आ रही होती तो मैं एप्सिलॉन बाई 3 लेता, सो दैट तीनों को क्लब करके एप्सिलॉन आ जाए, है ना। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अगर आपको शो करना है कि xn की लिमिट L है तो आपको क्या शो करना होता है, फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट सम नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर मिलेगा ये शो करना है। लेकिन अगर आपको लिमिट गिवन दी हुई है तो उस एप्सिलॉन की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, बस पॉजिटिव होना चाहिए। वो बात दूसरी है कि हम कुछ ऐसा डिजाइन का लेते हैं जो हमारा मोटिव हल कर दे यहाँ के लास्ट का, लेकिन हम कुछ भी चूज कर सकते हैं और किसी भी पॉजिटिव नंबर के करस्पॉन्डिंग नेचुरल नंबर मिलेगा जो डेफिनेशन सैटिस्फाई करेगा। ऐसा कब, जब लिमिट ऑलरेडी गिवन दी हो। अगर लिमिट ऑलरेडी गिवन दी है तो ये जो एप्सिलॉन जहां पे लेते हैं वहां कुछ भी पॉजिटिव नंबर ले सकते हैं, लेकिन अगर लिमिट शो करनी है तो सिर्फ एप्सिलॉन लेते हैं और m ढूंढना पड़ता है। सो आपकी जो नेक्स्ट थ्योरम है वो है एक इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन बिटवीन सम स्टेटमेंट्स। तो इसमें कुछ बातें हैं जो मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इक्विवेलेंट। सो जैसे कि आपके पास स्टेटमेंट में 1 2 3 4 4 पॉइंट्स लिखे हैं ABCD एंड ही सेइंग ऑल द 4 स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंस। तो वो क्या चीज है, इट मीन्स इक्विवेलेंस वर्ड मीन्स ईदर ऑल आर ट्रू और ऑल आर फॉल्स। ओके, इक्विवेलेंस मतलब सेम स्टेटमेंट है। और मैथमेटिकली इसका मतलब क्या है कि ये कुछ थ्योरम्स का कॉम्बिनेशन है, जिसका मतलब है 1 इज इफ एंड ओनली ऑफ 2, 2 इज इफ एंड ओनली ऑफ 3, 3 इफ एंड ओनली इफ 4 एंड 4 इफ एंड ओनली इफ 1। तो ये 4 थ्योरम विद इफ एंड ओनली मीन्स 8 रिजल्ट एक ही साथ बनाए गए हैं। तो इन सब को प्रूफ करने के प्लेस पर हम क्या करते हैं, 1 implies 2, 2 implies 3, 3 implies 4 and 4 implies 1। इसका क्या मतलब है, 1 को गिवन एज्यूम करेंगे, 2 को प्रूफ करेंगे। तो इसका एक पार्ट हो गया 1 implies 2। अब 2 implies 1 कैसे आएगा, तो अगर मान लो हम 2 को गिवन मान लेते हैं तो इससे ये प्रूफ करेंगे, इससे ये प्रूफ करेंगे, इससे ये प्रूफ करेंगे, फिर 1 से 2 प्रूफ करेंगे तो आ जाएगा। सिमिलरली 2 to 3 यहां से प्रूफ हो जाएगा, 3 to 2 जाना है, 3 से 2 तक जाना है तो कैसे जाएंगे, 3 को एज्यूम करेंगे, 3 से 4 प्रूफ करेंगे, 4 से 1 प्रूफ करेंगे और 1 से 2 प्रूफ करेंगे। तो इस तरीके से 3 से 2 पे चले जाएंगे। तो इन 8 रिजल्ट के प्लेस पर आप 1 2 3 4 पार्ट प्रूफ करोगे तो ये 8 के 8 इसमें प्रूव हो जाएंगे। और इक्विवेलेंस का क्या मतलब होता है कि जो ये 4 स्टेटमेंट लिखी हुई है, अगर इनमें से एक भी ट्रू है देन ऑल आर ट्रू, और अगर एक भी फॉल्स है देन ऑल आर फॉल्स। So we have to show 1 implies 2 implies 3 implies 4 implies 1। ओके, तो ये एक्चुअली थ्योरम लिखी तो है यहाँ पर ये, लेकिन थ्योरम क्या है, ये डेफिनेशन ही है एंड दिस इज अ डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग डेफिनेशन। तो मैं इसलिए इसमें टाइम वेस्टिंग ज़्यादा नहीं करूँगा कि पहले 1 को गिवन लेट करूँ, फिर 2 को प्रूफ करूँ, फिर 2 को गिवन लूँ, 3rd को प्रूफ करूँ। मैं कॉन्टिन्यूसली एक साथ ही लेके चलता हूँ सबको, ठीक है। सो एज्यूम दैट द सीक्वेंस x is equal to xn converges to
एक्स। ओके, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, मैं दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने पिछली थ्योरम में भी कहा था, अगर कोई डायरेक्ट ये वीडियो देख रहा है और उसको सीक्वेंस नहीं आता, तो आई सजेस्ट कि थ्योरम्स के प्रूफ देखने से पहले वो इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है, मेरा जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, उसके एग्जांपल्स पढ़ ले, पहले एग्जांपल को समझ ले, फिर थ्योरम्स करे, तो इसका जो एप्सिलॉन और ये एम है, ये तो आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होगा। ओके, उसके बाद इस वीडियो को देखना। तो अब हमने एज्यूम कर लिया कि ये एक सीक्वेंस है जो कन्वर्ज कर रही है एक्स पे, तो जो हमने लिमिट की डेफिनेशन लिखी थी उसको लिखते हैं। तो इसका मतलब, इसका मीनिंग क्या है, दिस इंप्लाइज फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर k डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन सच दैट mod of xn minus x less than एप्सिलॉन for all n greater than equal to k एप्सिलॉन। ओके, तो ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन मैंने लिख दिया आपके लिए। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, सेकंड पार्ट। अगर आप देखेंगे तो इस सेकंड वाला कमेंट प्रूफ हो चुका है। बी वाले में देखो क्या लिखा है। अच्छा, बुक में यहाँ ABCD लिखा है, सो डोंट वरी, सॉरी, ABCDA। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सो xn माइनस एक्स, तो ये बी पार्ट प्रूफ हो चुका है। देखो, हमने ये एज्यूम किया, ये तो इसमें प्रूफ कुछ नहीं था। एक्चुअली डेफिनेशन कोई डिफरेंट स्टाइल से लिखने के लिए कहा गया है, तो फॉर्मेलिटी के तौर पर हम यहाँ लिख रहे हैं। एग्जामिनेशन से भी इसका कोई कंसर्न मुझे नहीं लगता है। नाउ इसके बाद इस वाले पार्ट को ब्रेक करो। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, xn माइनस एक्स लाइज बिटवीन माइनस एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन, ऐसे लिख सकते हैं। मॉड को ब्रेक करेंगे तो नाउ एडिंग x ऐड करो इस इनइक्वालिटी में, xn लेस देन x प्लस x फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k एप्सिलॉन। ठीक है, आप देखेंगे कि आपका c पार्ट प्रूफ हो चुका है। दिस प्रूव्स c। ओके, सो दिस प्रूव्स c एंड दिस प्रूव्स b। अब डी की तरफ अप्रोच करते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, xn बिलोंग टू x माइनस एप्सिलॉन कॉमा x प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू के, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड व्हाट इज दिस, इसको हम क्या बोलते थे, जो हमने सेकंड चैप्टर में देखा है, नेबरहुड की डेफिनेशन। तो ये क्या चीज है, दिस इज एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ x, ये डेफिनेशन है। सो what is the notation for this, v epsilon x for all n greater than equal to k। तो ये आपका d पार्ट है, एप्सिलॉन नेबरहुड में x कंटेन करेगा एंड सो ऑन। तो दिस प्रूव्स योर d। ओके, तो हमने देखा a से b, b से c, c से d पर आ गए। अब d से a पर कैसे जाएं, तो वो यहां से डायरेक्ट लिखेंगे तो आ तो जाएगा, बट अभी फिलहाल मैं इसको इरेज करके इकट्ठा लिख देता हूं। सो आप ये मान लें कि हमने इतना प्रूफ कर दिया, a इंप्लाइज b इंप्लाइज c इंप्लाइज d, ये पोर्शन हम कर चुके हैं। नाउ वी आर कंप्लीटिंग d इंप्लाइज a, लास्ट वाला पार्ट और करते हैं। टू शो d इंप्लाइज a, तो एज्यूम d is given, that is for every तो ये आपका डी पार्ट है और हमें शो क्या करना है, टू शो ए। तो जो मैंने इससे पहले वाले 4 पार्ट्स लिखे उसमें
क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस हो रहे थे, तो इसलिए मैंने ये बार बार स्टेटमेंट नहीं लिखी, क्योंकि अगर मुझे बार बार स्टेटमेंट लिखनी पड़ती तो हमेशा मैंने गिवन वाला एक पार्ट लिखना पड़ता है, तो गिवन वाला पार्ट लिखना पड़ता है तो हर किसी में जो स्टेटमेंट लिखी हुई है उसको बार बार कॉपी करना पड़ता, तो मैंने वो पार्ट स्किप कर दिया, इसलिए मैंने कॉन्टिन्यूशन में 4 पार्ट लिख दिए। बट ये इसको रिवर्स जाना था इसलिए मुझे लिखना ही पड़ा। सो डी इंप्लाइज ए, तो डी का पार्ट गिवन मान लिया। ए में क्या है, ए में मुझे शो करना है एक्सन कन्वर्जेस टू एक्स, ठीक है, ये सिंबल भी मैंने बताया था, कन्वर्जेस लिख दो या सिंबल बना दो। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अगर एक सीक्वेंस की लिमिट x दिखानी है तो कैसे शो करेंगे, तो उसका क्या प्रोसीजर है, तो ये प्रोसीजर मैंने एग्जांपल्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप इसके बाद वाली जो वीडियो है उसमें देखिए कि एग्जांपल्स में कि अगर एक सीक्वेंस को x पे अप्रोच कराना होता है तो हम क्या करते हैं, क्या स्टेप है। सो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अब इसका बेनिफिट लो, वो कहता है कि अगर आपके पास कोई एप्सिलॉन नेबरहुड हुआ, एप्सिलॉन नेबरहुड होने का मतलब एप्सिलॉन होना, ठीक है, तो एप्सिलॉन आपने ले लिया तो v एप्सिलॉन x आपका एक सेट बन गया ये, ठीक है। सो बाय d, तो d में क्या कह रहा है कि अगर आपके पास एप्सिलॉन नेबरहुड है तो ऐसा होगा, तो देयर एग्जिस्ट k बिलोंग टू n सच दैट mod of xn, sorry, such that xn belong to v epsilon x for all n greater than equal to k। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं this implies this, और ऐसे भी लिख सकते हैं कि this happens when this happens, है ना। तो मैंने थोड़ा उल्टी तरीके से लिखा। अब देखो इसका क्या मतलब है, x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, इसको कैसे लिख सकते हैं, xn lies between x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन। फिर फर्दर लिखो सबट्रैक्टिंग x, इस इनइक्वालिटी में से x सब्ट्रैक्ट कर दो, सो माइनस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन, एंड दिस लास्ट स्टेप कैन बी रिटन इन मॉडुलस टर्म ऐसे, ओके। तो ये आपके पास हमेशा लिखा रहेगा, एंड व्हाट इज दिस स्टेटमेंट, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists a k such that this happens, it means xn converges to x, ओके। तो ये यहां पर आपका हो गया। आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाइए। थैंक यू वेरी मच।